कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए रेरा हो या हाउसिंग घर लेते वक्त आपको क्या सावधानी, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तमाम विषय को लेकर यदि आपके साथ धोखाधड़ी होती है तो किस तरह से रेरा के अलग अलग प्रावधान है, सेक्शंस है, उन चीजों पे काम, और यदि आपने प्लाट्स लिया है, आपने घर फ्लैट लिया है, मकान कुछ भी किसी कहीं से भी कुछ लिया है, तमाम चीजों को प्रकाश डालेंगे। रेरा पे तो डालेंगे, दूसरे विषय पे भी डालेंगे कि हाउसिंग, मोफा वगैरह काफी सारी चीजें। तो हमारे कीनोट स्पीकर हैं मिथिल, एडवोकेट मिथिल संपत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़े बेबाक हैं और युवा हैं। निश्चित ही बदलाव से ऐसे जो आप पूजा सिंधे हैं, मिथिल संपत साहब हैं, ऐसे यूथ जो है हमारे, इससे निश्चित ही देश की जो तस्वीर है दोस्तों, देश होता है यूथ से, युवाओं से। और आज ऐसा युवा एजुकेट, अवेयरनेस के साथ साथ और बेबाकी के साथ साथ काम करने में लगा हुआ, तो निश्चित ही बदलाव आएगा। डिटेलिंग सब्जेक्ट, प्लीज वेलकम एडवोकेट मिथिल संपत सर जी। थैंक यू सर, वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू मुझे इस प्लेटफॉर्म पर ये इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए मेरा सुनील सर को हार्दिक थैंक यू। और हमारे जो रियल एस्टेट के गॉडफादर है रमेश प्रभु सर, उनको मेरा हार्दिक प्रणाम और नमस्कार। रेरा एक कायदे का नाम है। जब बिल्डर बिल्डिंग बांधते हैं तो उन्हें कई नियमों का पालन करना पड़ता है। रेरा कायदे के पहले हर स्टेट के अपने खुद के ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट होते थे, महाराष्ट्र ओनरशिप, गुजरात ओनरशिप, कर्नाटका ओनरशिप वगैरह। फिर रेरा आया। अब जब हम फ्लैट और ऑफिस खरीदते हैं तो बिल्डर और परचेजर दोनों को रेरा का पालन करना कंपलसरी है। रेरा तो एक्ट है, अप्रोक्सीमेटली 90 सेक्शंस का है रेरा का कायदा, लेकिन ये रेरा एक्ट पूरा रेरा कायदा नहीं होता। रेरा का एक्ट होता है और उसके ऊपर, उसके एडिशन में स्टेट के रेरा के रूल्स बने हैं, महाराष्ट्र रूल्स वगैरह, रेगुलेशंस बने हैं, और रेरा अथॉरिटी ने कई सारे सर्क्यूलर्स निकाले हैं और कोर्ट केसेस पर जजमेंट निकाली है। तो ये एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, सर्क्यूलर और जजमेंट एक साथ आपके स्टेट का टोटल रेरा कायदा बनाते हैं। रेरा को कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ, यानी जो पार्टीज के हक और जिम्मेदारियों को स्थापित करता है। तो ये रेरा कायदा उस प्रकार का है। और रेरा कायदे के अंदर 3 अथॉरिटीज दी गई है। एक है रेरा अथॉरिटी, दूसरे है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और तीसरे है अपैलेट ट्रिब्यूनल। ये रेरा अथॉरिटी जो है वे आपके स्टेट के रियल एस्टेट सेक्टर के गॉडफादर होते हैं। आपके स्टेट के रियल एस्टेट सेक्टर की देखभाल, इसकी जिम्मेदारी इस रेरा अथॉरिटी को सौंपी गई है कि आप ये सेक्टर को स्मूथ चलाए रखो। और फिर घर और ऑफिस खरीदने वालों की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक और कायदा बनाया है जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ग्राहक को बचाने वाला कायदा। ये एक एडिशनल कायदा है ग्राहकों की रक्षा के लिए। इस कंज्यूमर कायदे में 2 किस्म के अथॉरिटी होते हैं, एक है कंज्यूमर कोर्ट्स और दूसरे है सीसीपी अथॉरिटी। कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में मेनली 2 पार्टी होते हैं। एक होता है परचेजर, परचेजर को रेरा में अलॉटी कहते हैं, जो अपार्टमेंट खरीदता है, और यही अलॉटी को कंज्यूमर में कंज्यूमर कहते हैं। और दूसरा होता है बिल्डर, जिसे रेरा में प्रमोटर कहते हैं और कंज्यूमर में ऑपोजिट पार्टी कहते हैं। एस्टेट एजेंट भी होते हैं, लेकिन उस पर ज्यादा गौर फरमाने की जरूरत नहीं है फिलहाल। एस्टेट एजेंट के प्रोविजंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। रेरा के साथ रजिस्टर करो, गलत प्रैक्टिसेस मत करो, फ्लैट का कुछ गलत मत बताओ वगैरह। ये जो रेरा अथॉरिटी और सीसीपी अथॉरिटी है, ये उनके फील्ड्स के रेगुलेटर होते हैं। रेगुलेटर मतलब अगर इस फील्ड के लिए कायदा अपडेट करना पड़े तो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों रेगुलेटर अपने रियल एस्टेट और कंज्यूमर फील्ड्स में कायदे को अपडेट कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल जब कोविड आया और 6 महीने के लॉकडाउन आए तो रेरा ने 6 महीने प्रोजेक्ट की डेडलाइन एक्सटेंड की। तो ये होता है रेगुलेटर का पावर। रेरा ने रेगुलेटर के रूप में कई सारे सर्कुलर्स निकाले हैं रेरा के कायदे को सुलझाने के लिए। तो अभी दोस्तों, जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और उसको बिल्डर के साथ किसी प्रकार की शिकायत होती है तो अक्सर इन स्लाइड वाली चीजों पर होती है कि रेरा के साथ प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं किया है, प्रोजेक्ट बांध रहे हो लेकिन सरकार से सब परमिशन नहीं आई है, प्रोजेक्ट बांध रहे हो लेकिन जो सरकार ने अप्रूवल परमिशन दी है उसके अनुसार नहीं बांध रहे हो, फिर
बिल्डर कहता है आपका फ्लैट 1000 स्क्वायर फुट का है, लेकिन जब आप आर्किटेक्ट लेकर मापोगे तो सिर्फ 600-700 स्क्वायर फुट आएगा। तो कारपेट एरिया को मैनिपुलेट किया है। फिर जो पोजेशन की डेट कमिट की थी वो डेडलाइन आके चली गई, लेकिन पोजेशन अब तक नहीं मिला। फिर जो अग्रीमेंट और पेपर वर्क बनाए हैं वो बिल्कुल आपके खिलाफ बनाए और बिल्कुल बिल्डर की मर्जी से सब चलेगा ऐसे बनाए हैं। ऐसी लिखावट है कि बिल्डर की मर्जी हो तो अलग फ्लैट देगा, बिल्डर से 2 साल की डिले होगी तो भी परचेजर केस नहीं करेगा, बिल्डर की मर्जी हुई तो कम एरिया देगा, बिल्डर की मर्जी हुई तो स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम एमिनिटीज नहीं देगा। फिर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट में प्रदर्शित चीजों को देखकर फ्लैट लिया, लेकिन वे चीजें बिल्डर अब नहीं दे रहा तो गलत एडवर्टाइजमेंट दी है। फिर पैसे कलेक्ट करते जाते हैं और कंस्ट्रक्शन नहीं करते, काम चालू ही नहीं करते। फिर लैंड में प्रॉब्लम्स होती है, सोसाइटी नहीं बनाते, कन्वेयंस नहीं देते, अग्रीमेंट नहीं बनाते, रेरा की वेबसाइट को अपडेट नहीं करते। फिर बिल्डिंग की क्वालिटी एकदम डेंजरस है, दीवार टूटने लगे, दरवाजे लूज हो गए, प्लम्बिंग में खराबी आ गई। और जब फ्लैट परचेजर ये सब की शिकायत करते हैं तो बिल्डर फ्लैट की बुकिंग ही कैंसिल कर देते हैं। तो इन सब चीजों पर आपको शिकायत हो सकती है। जब क्लाइंट लॉयर के पास आते हैं उनको मेनली दो में से एक टाइप का राहत चाहिए होता है। या तो क्लाइंट कहते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट में रहना ही नहीं है, हमें रिफंड चाहिए और हमें निकल जाना है इस प्रोजेक्ट से। या फिर क्लाइंट कहते हैं कि हमें अड़चन तो है लेकिन हमें इसी प्रोजेक्ट में रहना है, हमें इस फ्लैट पर मन आ गया है, तो फ्लैट दिलवाओ, एमिनिटीज दिलवाओ वगैरह, जो जिस प्रकार का रिलीफ चाहिए उन्हें। और इन दोनों में रिफंड या सब कंप्लायंस में दोनों में क्लाइंट को कॉम्पेंसेशन और इंटरेस्ट की भी एक्सपेक्टेशन होती है। तो जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं हम कई रास्ते सजेस्ट करते हैं। पहला रास्ता होता है रेरा में पेनल्टी दिलवाना, दूसरा रास्ता होता है सीसीपीए के यहाँ इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट करना, और तीसरा रास्ता एक मेन कोर्ट केस होता है, या तो रेरा का कोर्ट केस या फिर कंज्यूमर का कोर्ट केस। देखो दोस्तों, ये जो टेबल में पहली और दूसरी चीजें हैं, रेरा की पेनल्टी और सीसीपीए इन्वेस्टिगेशन, ये दोनों आप साथ में करवा सकते हो। लेकिन जो तीसरा कैटेगरी है कोर्ट केस एक ही कोर्ट में चलेगा, या तो रेरा कोर्ट में या फिर कंज्यूमर कोर्ट में, और सेम चीज के लिए आप दोनों कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते। उदाहरण देता हूं, अगर क्लाइंट को रिफंड चाहिए तो ऐसा नहीं कर सकते कि एक रिफंड रेरा से लोगे और दूसरा रिफंड कंज्यूमर से लोगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा डबल रिफंड नहीं ले सकते। एक मामले के लिए एक ही कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। पहले देखते हैं रेरा में प्रमोटर पर पेनल्टीज कैसे लग सकती है। ये पेनल्टीज जो है वो रेरा को जाती है, परचेजर को नहीं आती है। परचेजर, आप पूछोगे कि परचेजर को क्या आएगा, वो परचेजर को अगर कॉम्पेंसेशन वगैरह चाहिए तो वो कोर्ट केस हुआ, जो मैं आगे के स्लाइड्स में बताता हूं। ये यहाँ कोर्ट केस की बात नहीं हो रही, ये रेरा की पेनल्टी है। ये सेक्शंस में जो पेनल्टी लगती है वो प्रमोटर रेरा में भरनी होती है। प्रोजेक्ट को रेरा के साथ रजिस्टर नहीं किया, उसकी पेनल्टी लग सकती है। प्रोजेक्ट की कोई इंपॉर्टेंट चीज वेबसाइट पे नहीं डाली या गलत डाली, उसकी पेनल्टी लग सकती है। आगे के स्लाइड्स में मैं उदाहरण दूंगा कि कैसी चीजें। फिर रेरा कायदे और नियमों का पालन ना करने पर पेनल्टी लगती है, और रेरा कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया तो पेनल्टी लग सकती है। ये पेनल्टी जो होती है ये प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% या 10% होता है। तो नॉर्मली महारेरा 20,000 50,000 की पेनल्टी लगाते हैं। और अगर रेरा के अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर का पालन नहीं किया तो ये पेनल्टी 5% नहीं 10% लगती है। और ये अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर के कंप्लाई नहीं किया तो पेनल्टी तो लगेगी, लेकिन इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है, जेल हो सकती है। तो इस पेनल्टी से प्रमोटर पर दबाव पड़ता है, और ऊपर से इन पेनल्टियों लगने से प्रमोटर डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। मतलब प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रिवोक हो सकता है। देखो, बिल्डर ने प्रोजेक्ट बनाना चालू किया, परमिशंस ली, फंडिंग जमा की, कंस्ट्रक्शन चालू किया, रेरा पे सब रजिस्टर किया, लेकिन इन पेनल्टियों की वजह से अब बिल्डर खुद का ही प्रोजेक्ट नहीं बांध सकता, खुद के बनाए रेरा आईडी पासवर्ड गवा देगा, उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा,
और उसको प्रोजेक्ट पर कोई हक नहीं रहेगा। पेनल्टियों का ये असर होता है, उन पर मनी का, पैसों का पेनल्टी पड़ता है और डिस्क्वालीफाई का पेनल्टी रिस्क होता है। इसे कहते हैं रेवोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन। असल में छोटी बात नहीं है होती है ये, और ये रेवोकेशन एकदम लास्ट केस सिनारियो होता है, क्योंकि बिल्डर प्रोजेक्ट नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा। पेनल्टी से जरूर दबाव पड़ता है। देखते हैं कि सीसीपीए के इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसीजर होता है। थैंक यू सर। सीसीपीए अथॉरिटी जो चाहिए ऑर्डर पास कर सकते हैं। सेक्शन 20 ऑर्डर में उनको एकदम फ्री हैंड दिया गया है कि जो भी बात इन्हें प्रॉब्लमेटिक लगे उस प्रॉब्लम को किसी भी प्रकार से सॉल्व कर सकती है। किसी भी प्रकार से उस अड़चन को सॉल्व करने का पावर सीसीपीए अथॉरिटी को दिया गया है। कोई फॉर्मूला नहीं है जो कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है। सीसीपीए को अगर आप कंप्लेन करोगे कि बिल्डर यूं यूं प्रकार का रॉन्ग डूइंग कर रहा है अलॉटीज के साथ, तो सीसीपीए उसके हिसाब से किसी भी प्रकार का ऑर्डर पास कर सकती है कि प्रमोटर को ये गलत चीजें बंद करनी होगी। और कंज्यूमर फील्ड में सरकार ने पहचाना कि पूरे कंज्यूमर फील्ड में एडवर्टाइजमेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, तो सीसीपीए अथॉरिटी को गलत एडवर्टाइजमेंट बंद करवाने के लिए खास और स्पेशल पावर दिए गए हैं कि सेक्शन 21 के रूप में बिल्डर के ब्रोशर होते हैं, पैम्फलेट होते हैं, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट होते हैं, रेडियो पर एडवर्टाइजमेंट होते हैं, इंटरनेट पर एडवर्टाइजमेंट होते हैं और सड़क पर लगे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर एडवर्टाइजमेंट लगते हैं। इन सब में बिल्डर खूब अट्रैक्टिव आकर्षक चीजें लिखते हैं कि बढ़िया सी अम्यूनिटीज है, जिम स्विमिंग पूल, क्लब हाउस मिलेगा, ढेर सारा ओपन जगह है, ढेर सारी हरियाली है, लग्जूरियस फ्लैट के सस्ते अफोर्डेबल प्राइस है, ऐसा एडवर्टाइज करते हैं। प्राइम लोकेशन पर लोकेटेड है, उसी रिसीव्ड स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा। कई प्रकार के अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। और अगर इनमें से सीसीपीए को लगता है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट फॉल्स है, मिसलीडिंग है, गलत है, तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है सीसीपीए। पेनल्टी लग सकती है 50 लाख तक की और जेल हो सकती है 5 साल तक की। और ये पेनल्टी कार्रवाई के दौरान भी लग सकती है। कार्रवाई अभी तक खत्म नहीं हुई है, फिर भी अभी के अभी ये पेनल्टी भरो। ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की पेनल्टी सीसीपी और सरकार को जाएगी, क्लाइंट को नहीं जाएगी। उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट केस है, आगे की स्लाइड्स में कहूंगा। सीसीपीए कह सकती है कि 3 साल आप ये प्रोजेक्ट की पूरी एडवर्टाइजमेंट बंद करो क्योंकि आप गलत कुछ कर रहे हो। तो क्लाइंट के पास ये सीसीपीए का भी ऑप्शन होता है। सीसीपीए में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के ऑर्डर पाने के लिए सीसीपीए को कुछ हालातों और सर्कमस्टेंस पर ध्यान देना होगा। कितना पॉपुलेशन अफेक्ट हुआ है, प्रोजेक्ट 5 टावर का है, टोटल 500-700 फ्लैट परचेजर का है, हर परिवार में 4 लोग होते हैं, तो 2000-4000 लोगों की जिंदगी बिगाड़ रहा है बिल्डर। फिर कितने समय ये गलत एडवर्टाइजमेंट चले, 5 साल से इस प्रोजेक्ट की ऐसी एडवर्टाइजमेंट चालू है। फिर कस्टमर की किसी प्रकार की असुरक्षित सिचुएशन है क्या, कभी कस्टमर उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं और बिल्डर उस बात का फायदा उठाते हैं। कभी ऐसा होता है कि ज्यादातर रकम भर चुके होते हैं और ऐसा होता है कि अभी बिल्डर के साथ फाइट करने जाए तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, हम इतने पैसे भर चुके होते हैं। तो उन बातों को ध्यान दिया जाएगा ये ऑर्डर पास करने में। और इस गलत एडवर्टाइजमेंट से कितना मुनाफा हुआ बिल्डर को, वो ध्यान देगी ये सीसीपीए अथॉरिटी। ये सीसीपीए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीसीपीए को अलग से पुलिस के पास नहीं जाना होगा। सीसीपीए के पास इन हाउस पुलिस दी गई है, खुद का डिपार्टमेंट दिया गया है जिसका नाम है इन्वेस्टिगेशन विंग। इस विंग को रेड यानी सर्च एंड सीजर का पावर दिया गया है। मतलब अकाउंट्स और पेपर वर्क सीज करवाने हैं या बिल्डर के यहाँ एविडेंस टेम्परिंग की रिस्क होगी, तो ये सर्च एंड सीजर रेड का उपयोग किया जा सकता है। सीसीपीए एक्सपर्ट्स को बुला सकती है, कंस्ट्रक्शन में कोई दोष है क्या, बिल्डर जो डिफेंसेस ले रहे हैं आपके खिलाफ, एक्सपर्ट्स उन रीजन से सहमत है या असहमत है, जो भी मामला हो सीसीपीए की इन्वेस्टिगेशन उसको हैंडल कर सकती है। क्लाइंट को जस्टिस मिलेगा और कोई लूपहोल का उपयोग नहीं हो सकता है। तो आप पूछोगे कि ये सीसीपीए इन्वेस्टिगेशन और ये रेरा की पेनल्टी है,
इसका जो फायदा है वो क्या फायदा है और कोर्ट केस से क्या फर्क है। और उस प्रश्न का मेरा ये जवाब है कि ये रेरा पेनल्टी और सीसीपीए इन्वेस्टिगेशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के समान है। आप रेरा पेनल्टी और सीसीपीए इन्वेस्टिगेशन ये प्रोजेक्ट के और समाज के भलाई के लिए करते हो। इन अथॉरिटीज का यह कर्तव्य है इन सेक्शंस में। अगर आपको लगता है कि ये अनफेयर है बिल्डर के ऊपर, तो मैं आपसे कहूंगा कि सीसीपीए पेनल्टी और बिल्डर को भी कुछ सेफगार्ड्स और सॉल्यूशंस दिए गए हैं। बिल्डर को हक है रिप्लाई फाइल करने का। जब भी सीसीपीए समन्स भेजते हैं कि हमें आप पर इस ऑर्डर पास करना है, तो बिल्डर को हक है रिप्लाई फाइल करने का। कायदे में बिल्डर को कुछ एकदम खास डिफेंस दिए गए हैं जिसका उपयोग कर सकते हैं बिल्डर। सीसीपीए अगर बिना एविडेंस के रेड करती है तो बिल्डर सीसीपीए के ऊपर केस कर सकता है और सरकारी सीसीपीए पर पेनल्टी लगेगी। लेकिन अगर बिल्डर ये सीसीपीए इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर को मानता भी नहीं है और उसको अपील भी नहीं करता, तो फिर सीसीपीए मैजिस्ट्रेट को कंप्लेन करेगी और मैजिस्ट्रेट जो ऑर्डर की पेनल्टी है उसके उपरांत उसके ऊपर और पेनल्टी लगा सकती है, 20 लाख तक की एडिशनल पेनल्टी और 6 महीने तक की जेल। जितना बिल्डर ऐसे ऑफेंस इकट्ठा करता जाएगा उतना वो रिपीट ऑफेंडर बनेगा, यानी हर बार उसको ज्यादा पेनल्टी लगेगी। अगर एक अलॉटी या पहले अलॉटी के केस में 50,000 की पेनल्टी लगी है और रिपीट ऑफेंडर हुआ दूसरे केस में, तो दूसरे केस में उससे ज्यादा लगती जाएगी। तो ये थे पीआईएल वाले सॉल्यूशंस, रेरा पेनल्टी और सीसीपीए इन्वेस्टिगेशन। अब आते हैं कोर्ट केसेस पे और पहले रेरा के कोर्ट केसेस देखते हैं। रेरा कोर्ट केस में दो अथॉरिटी होते हैं, एक है रेरा अथॉरिटी और एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है इनका काम होता है सिर्फ कॉम्पेंसेशन देना। जब रेरा नया नया निकला था थोड़ा कंफ्यूजन था और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर भी रिफंड वाले ऑर्डर्स पास कर रहे थे। फिर मैटर महारेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल में गया और ट्राइब्यूनल ने प्रोसीजर स्थापित किया कि पहले रेरा अथॉरिटी का ऑर्डर लाओ और उस ऑर्डर के बेसिस पर उस ऑर्डर को आप एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास कॉम्पेंसेशन को केस फाइल करो। तो ये ऑर्डर लेकर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जाइए। तो कस्टमर को जो भी प्रॉब्लम दुविधा होती है बिल्डर से, रेरा अथॉरिटी में केस फाइल करना चाहिए। रिफंड में रिफंड चाहिए तो रिफंड की मांग करो, पोजेशन चाहिए तो पोजेशन की मांग करो। गलत कंस्ट्रक्शन किया है तो रेरा ऑर्डर लाओ कि हाँ गलत कंस्ट्रक्शन है, गलत फ्लैट है, गलत एमिनिटीज है, कंस्ट्रक्शन डिफेक्टिव है, और फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास कॉम्पेंसेशन की मांग करने के लिए केस फाइल करो। जब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कॉम्पेंसेशन का ऑर्डर देना होता है, उन्हें भी सीसीपीए की तरह कुछ मुद्दों पर ध्यान देना होता है। कितना गलत मुनाफा किया बिल्डर ने, कितना घाटा हुआ कस्टमर को, कितनी बार रिपीट कर रहे हैं ये ऑफेंस, और जो भी मामले उन्हें इंपॉर्टेंट लगे उनको एनालाइज करके कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। रेरा कहता है कि बिल्डर और कस्टमर की रिलेशनशिप क्या होगी और कैसे होगी वो सब्सटैंटिव कायदा है। रेरा कहता है पहले प्रोजेक्ट रजिस्टर करो। रेरा कहता है कि प्रोजेक्ट की सब डिटेल को रेरा के वेबसाइट पे अपलोड करो, यानी कंपनी या पार्टनरशिप फर्म का एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, पार्टनर डायरेक्टर का नाम, उनका फोटोग्राफ सब डालो। आपके पिछले बनाए हुए प्रोजेक्ट बताओ जिससे कस्टमर को उन प्रोजेक्ट को देख सके और आपकी रेप्यूटेशन पर फैसला तय कर सके कस्टमर। फिर प्रोजेक्ट का एग्जैक्ट नक्शा बताओ जो म्युनिसिपैलिटी में पास हुआ है। जमीन पर प्रोजेक्ट की बाउंड्री बताओ कि आपकी सोसाइटी की 4 दीवारें कहाँ होंगी, प्रोजेक्ट में कितने फ्लैट है और उन फ्लैट के कितने कारपेट एरिया है। बिल्डर के आर्किटेक्ट, इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर का नंबर डिस्प्ले होना चाहिए। कई सारे कायदे अनुसार डिक्लेरेशन होते हैं। लैंड पर कोई डिफेक्ट या लोन या लिटिगेशन चालू हो तो उनके पेपर वर्क्स अपलोड करने होते हैं। प्रोजेक्ट का टाइमलाइन, कौन से डेट पर कौन सा स्टेज होगा, प्लिंथ, स्लैब, वॉलिंग, पोजेशन, ये सब कब कब होगा एग्जैक्टली। अग्रीमेंट जो साइन होगा उसका ड्राफ्ट अपलोड करना पड़ता है। जब कस्टमर फ्लैट बुक करता है तो अलॉटमेंट लेटर देना चाहिए। फिर जो बिल्डिंग बनती है उसका कंस्ट्रक्शन ठीक ठाक होना चाहिए। बिल्डिंग 5 साल में गिर नहीं जानी चाहिए। बिल्डिंग को म्युनिसिपैलिटी वाले अप्रूव्ड प्लान के हिसाब से ही बनना चाहिए। ये आपके फ्लैट के फ्लैट के दाम के 10% प्राइस से ज्यादा पैसे अगर बिल्डर को लेने हो
11% तक पड़ा पहुंचा तो 11% और उसके ज्यादा कलेक्ट करने के पहले बिल्डर और कस्टमर को अग्रीमेंट करना पड़ता है, और उस अग्रीमेंट पर स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। पोजेशन तभी देना चाहिए जब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आता है, सोसाइटी बनानी चाहिए, और जब बिल्डर का काम सब खत्म हो जाता है तो फिर बिल्डर को प्रोजेक्ट से टाटा बाय बाय करना पड़ता है। सोसाइटी फॉर्मेशन के बाद आता है कन्वेयंस। कन्वेयंस का ये मतलब होता है कि ये प्रॉपर्टी, ये पूरा बिल्डिंग, सब एमिनिटीज, इसकी देखभाल अभी बिल्डर नहीं सोसाइटी करेगी। कन्वेयंस मतलब बिल्डर का अब इस प्रोजेक्ट से कुछ भी लेना देना बाकी नहीं रहा और बिल्डर का काम खत्म हो गया है। तो रेरा कायदा ये सब रिश्तों, हक और जिम्मेदारियों की बात करता है, और रेरा अथॉरिटी में आप इन सब मामलों पर केस कर सकते हो। रेरा को भी इन्वेस्टिगेशन का पावर होता है कि जो भी पार्टीज कह रहे हैं कोर्ट केस में उस पर इन्वेस्टिगेशन करो कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है। रेरा केस के दौरान इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकती है कि केस के दौरान बिल्डर को फ्लैट की अलॉटमेंट कैंसिल नहीं करनी चाहिए या फिर फ्लैट किसी और को बेचना नहीं चाहिए। कस्टमर पर भी इंटरिम ऑर्डर लग सकते हैं कि टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहो वगैरह। रेरा के प्रोसीजर को एकदम सिंपल रखा है, कहा है नेचुरल जस्टिस फॉलो करो, तो मैटर एकदम सीधा, सरल, संक्षेप रूप में डिस्पोज होते हैं। रेरा और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर को 60 डेज के अंदर ट्राइब्यूनल में अपील करना होता है, और ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को भी वापस 60 डेज में हाई कोर्ट में अपील करना होता है। अगर पार्टीज रेरा के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करते तो मैंने कहा था कि रेरा पेनल्टी लगवाओ, और उस पेनल्टी के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी फाइल करो कि ऑर्डर पास हुआ है, ये कंप्लाई नहीं कर रहे तो पेनल्टी लगवाओ, उसके साथ साथ एग्जीक्यूशन फाइल करो। तो ये थे रेरा के सेक्शंस और रेरा के प्रोसीजर। अब देखते हैं कंज्यूमर के बाकी के कायदे। पहले तो कंज्यूमर में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। पहले तो अगर आप बिल्डर हो तो बिल्डर को केस फाइल करना अलाउड नहीं है कंज्यूमर में। बिल्डर सिर्फ रेरा में केस फाइल कर सकते हैं, बिल्डर कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि कंज्यूमर कायदा खास ग्राहक के लिए बना है। कंज्यूमर कोर्ट में सिर्फ ग्राहक केस फाइल कर सकता है, और कंज्यूमर कोर्ट में सिर्फ बिल्डर को सिर्फ केस को डिफेंस या अपील या एग्जीक्यूशन करने की इजाजत है। तो बिल्डर केस फाइल नहीं कर सकता कंज्यूमर में, सिर्फ कंज्यूमर फाइल कर सकता है। और ये कंज्यूमर को भी थोड़े रिस्ट्रिक्शंस है। ग्राहक कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट है, मतलब कस्टमर भी ग्राहक होना चाहिए। जब फ्लैट लेते हैं और जब कोई प्रॉब्लम होती है तो कस्टमर बिल्डर को ईमेल भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, और उसमें कहते हैं कि मेरे टेनेंट को ये प्रॉब्लम आएगी या मेरे कस्टमर को ये प्रॉब्लम आएगी। कस्टमर को फ्लैट इसलिए लेना है या तो पोजेशन लेके भाड़े पे देना है, या पोजेशन लेके जब भी दाम थोड़े बढ़ जाएंगे तो मुनाफे में बेचना है। तो कंज्यूमर कोर्ट में ये प्रॉफिट, ये मुनाफा नहीं चलता। आपका फ्लैट आपने रीसेल के लिए लिया है कि अच्छी दाम पे बेच दूंगा जब प्राइस बढ़ेगा, और रेंट पे देना है कि खुद वहां नहीं रहना, भाड़े पे देना है, तो इन्हें कमर्शियल पर्पस कहते हैं। तो कमर्शियल पर्पस नहीं चलता। लेकिन दो तीन चीजें हैं। जब कमर्शियल पर्पस खुद के लाइवलीहुड, रोजी रोटी और खुद के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए होती है, यानी खुद वहां काम करने वाले हो, तो चलता है। लेकिन रीसेल और भाड़े वाले प्रॉपर्टी अलाउड नहीं है। फिर भी हम वकील हैं, हम सॉल्यूशन दिलाते हैं। भले ही आपने ईमेल मैसेज भेज दिए हो कि मेरे टेनेंट को ये मेरे परचेजर को ये, हम वकील है, ऐसा वापस हम सजेस्ट करते हैं वापस ऐसा ईमेल भेज दो कि पहले मुझे रीसेल भाड़े पर देना था, अब रीसेल भाड़े पर नहीं देना है, अब मुझे पोजेशन चाहिए, वहां रहना है, तो फ्लैट का पोजेशन मुझे दे दो। सिचुएशन को फिक्स किया जा सकता है, हम वकील है, हम हैंडल कर लेंगे। अब कंज्यूमर कायदा ग्राहक के लिए एडिशनल और एक्स्ट्रा कायदा है। इसका मतलब कायदे में एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट दिए गए हैं ग्राहकों को। इस कायदे में कंज्यूमर में एक्स्ट्रा ऑफेंस, एक्स्ट्रा गुना बनाए गए हैं कंज्यूमर के फेवर में, कस्टमर के फेवर में। बिल्डर अगर डेफिशिएंसी इन सर्विस करेगा तो गुना है, यानी उसकी सर्विस में कोई भी खोट या कमी है। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, फ्लैट और उसके तहत सब सर्विसेज देने में मैनिपुलेशन किया है, और कभी कभी उसके वजह से कुछ दाम बढ़ गए
जो आपको भरने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी को समय पर नहीं बनाया, समय पर कन्वेयंस नहीं दिया तो स्टैंप ड्यूटी बर्डन बर्डन बढ़ रहा है, समय पर अग्रीमेंट नहीं किया तो स्टैंप ड्यूटी बर्डन बढ़ रहा है, समय पर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लाए तो म्युनिसिपैलिटी पेनल्टी वाले टैक्सेस लगा रही है, वगैरह। डेफिशिएंसी इन सर्विस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट यानी जो पेपर वर्क किए हैं वो एकदम एक तरफे और पार्शियलिटी वाले हैं। क्लब हाउस तो 3 साल के बाद बनेगा, लेकिन उसकी मेंबरशिप फीस आज से भरो। अग्रीमेंट में लिखा होता है कि बिल्डर को कोई कॉम्पेंसेशन देना होगा तो वो सिर्फ 60% 9% पेनल्टी भरेगा, लेकिन कस्टमर को कोई कॉम्पेंसेशन देना होगा तो वो 21% इतना ज्यादा भरेगा। तो ये पार्शियलिटी वाले पेपर वर्क होते हैं। एक दिन अचानक बिल्डर आपको लेटर भेजता है कि आपका फ्लैट का साइज थोड़ा कम करना पड़ा, डिस्प्यूट के दौरान बिल्डर अचानक आपका अलॉटमेंट कैंसिल कर देगा, तो इन सब क्लॉजेस को नल एंड वॉइड ठहराया जाएगा। एक बड़ा एडवांटेज है ये अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का कि एक कस्टमर भी अगर अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर लाए तो वो उस पूरा अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट, उसका लोभ पूरा प्रोजेक्ट में सब अलॉटीज ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रोविजन है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। और कंज्यूमर में सबसे बड़ा साइज वाला ऑफेंस है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कोई चालाकी वाला गलत काम, इन शॉर्ट। तो ये सब एक्स्ट्रा ऑफेंसेस है जो कंज्यूमर कायदा ग्राहक को देता है। पहले वाली स्लाइड में लिखा था कि 3 प्रकार के कंज्यूमर कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। तो ग्राहक का मैटर कौन से वाले में जाएगा? देखो, अगर आपका फ्लैट टोटल 5 करोड़ का है लेकिन अब तक आपने सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट भरी है, पहली इंस्टॉलमेंट 20 लाख की, तो ये 20 लाख वाला अमाउंट काउंट होगा। इसको कहते हैं कंसिडरेशन पेड, मतलब प्राइस में से कितना दाम भरा है, कितने पैसे भरे हैं, उस अमाउंट को पकड़ के आपका कोर्ट डिसाइड होगा। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट यानी मुंबई डिस्ट्रिक्ट, पुणे डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जांपल, जिसमें 1 करोड़ से कम पैसे भरे हो। फिर स्टेट कंज्यूमर यानी महाराष्ट्र स्टेट कंज्यूमर, राजस्थान स्टेट कंज्यूमर, जिसमें 1 से 10 करोड़ के बीच में पैसे भरे हो। और नेशनल कंज्यूमर, दिल्ली में 10 करोड़ से ज्यादा पैसे भरे हो। तो रेरा का केस जाएगा उस रेरा के पास जहां प्रोजेक्ट लोकेटेड है। देखो, रेरा स्टेट का होता है, तो जहां आपका प्रोजेक्ट लोकेटेड है जो स्टेट में, वो स्टेट का रेरा के पास जाएगा। महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट मतलब महारेरा के पास जाएगा। लेकिन कंज्यूमर थोड़ा अलग कहता है, जहां ग्राहक का रेसिडेंस एड्रेस या फिर ऑफिस एड्रेस हो, ग्राहक वहां भी केस फाइल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुंबई में रहते हो और आपने मध्य प्रदेश के में आपके गांव में वेकेशन होम खरीदा है या बनवाया है, तो रेरा में तो आपको मध्य प्रदेश रेरा में जाना पड़ेगा, लेकिन कंज्यूमर में आप मुंबई बैठे मुंबई वाले कोर्ट में मध्य प्रदेश वाली प्रॉपर्टी के लिए केस फाइल कर सकते हो। मध्य प्रदेश वाली प्रॉपर्टी का ऑर्डर मुंबई की कोर्ट देगी। दूसरा एग्जाम्पल, आप मुंबई में रहते हो, आपने मुंबई में फ्लैट खरीदा है, लेकिन आपकी कंपनी ने 3 साल 4 साल 5 साल आपको कोलकाता भेजा है ऑफिस के काम के लिए, तो आप 5 साल से कोलकाता में पोस्टेड हो, तो आप कोलकाता में केस फाइल कर सकते हो भले ही प्रॉपर्टी मुंबई की है। तो ये कंज्यूमर का खास प्रोविजन है। कंज्यूमर कोर्ट का प्रोसीजर रेरा से थोड़ा अलग होता है। रेरा में कोई फिक्स लिमिटेशन नहीं होता, लेकिन कंज्यूमर में 2 साल के अंदर टाइम लिमिट है केस फाइल करने के लिए। लेकिन जहां कायदे अनुसार चीजें देनी होती हो, उन पर टाइम लिमिट नहीं होता। इन्हें टेक्निकल में स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कन्वेयंस अगर 30 सालों 50 साल के लिए नहीं भी दिया चलेगा, आप केस फाइल करो, केस फाइल करने में कोई बाधा नहीं है। वकील को इन पर टेक्निकल मालूम रहेगा, तो लेमेंट क्लाइंट को कंसल्टेशन कर लेना चाहिए वकील के साथ। जब कंज्यूमर में कोई केस फाइल करता है और 21 दिन तक पहली हियरिंग नहीं मिलती है, पहली तारीख नहीं मिलती है, तो ऑटोमेटिकली मैटर एडमिट हो जाएगा और आगे बढ़ सकता है। जब बिल्डर को समन्स भेजते हो तो बिल्डर या तो आएंगे या फिर नहीं आएंगे। अगर बिल्डर नहीं आएंगे तो कोर्ट एक्स पार्टे ऑर्डर पास करेगी और बिल्डर के बिना मैटर आगे बढ़ेगा। और अगर बिल्डर आते हैं तो उनके पास ऑप्शन है रिप्लाई फाइल करने का या नहीं करने का।
इसके लिए 45 डेज का टाइम लिमिट दिया गया है। उसमें अगर उसने 45 डेज के अंदर रिप्लाई फाइल नहीं किया तो नो WS ऑर्डर, नो रिटर्न स्टेटमेंट ऑर्डर पास होगा। और अगर बिल्डर नहीं आता है तो उसको एक्स पार्टे कहते हैं। फिर आएगा स्टेज एफिडेविट ऑफ एविडेंस, फिर हो गया आपके आर्ग्यूमेंट, और होगा फाइनल ऑर्डर और जजमेंट। कंज्यूमर कोर्ट को भी केस के दौरान कई पावर होते हैं। इंटरिम ऑर्डर्स पास कर सकते हैं, सामान को लेबोरेटरी में जांच पड़ताल किया जा सकता है, कंस्ट्रक्शन कैसा था वगैरह वगैरह। किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया जा सकता है, बिल्डर के एम्प्लॉय, बिल्डर की वेबसाइट हैंडल करने वाली कंपनी का बंदा, इन सबको बुलाया जा सकता है। बल्कि मेरे मित्रों, सरकारी अफसरों को भी बुलाया जा सकता है कंज्यूमर कोर्ट में। कंज्यूमर के एक केस में वो इंश्योरेंस चेयरमैन, IRDAI चेयरमैन को कंज्यूमर में बुलाया गया था, तो म्युनिसिपैलिटी अफसर को बुलाया जा सकता है वगैरह वगैरह। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति या कोई भी गवर्नमेंट व्यक्ति को कंज्यूमर कोर्ट में गवाही और एविडेंस देने के लिए बुलाया जा सकता है। कंज्यूमर कोर्ट के पास ये भी पावर है कि एविडेंस टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए, इसको प्रिवेंट करना है तो रेड करवाओ, सर्च एंड सीजर करवाओ, CCPA के समान। और आज के डिजिटल एज में, टेक्नोलॉजी के एज में मोबाइल वेबसाइट चलती है, कंज्यूमर कायदा सब डिजिटल में भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इंटरनेट का, आपके कंप्यूटर का, मोबाइल का, जो भी डिजिटल है उसमें भी कार्रवाई कर सकता है। ये डिजिटल एज वाले प्रोविजन दिए हैं खास। कंज्यूमर कोर्ट के जब ऑर्डर आते हैं तो दो प्रकार के एग्जीक्यूशन आप फाइल कर सकते हो। एक है सिविल एग्जीक्यूशन, दूसरा है क्रिमिनल एग्जीक्यूशन। ऑर्डर में जो भी बिल्डर का फर्ज है और कर्ज है, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख का रिफंड दे दो इंटरेस्ट के साथ और 5 लाख का कॉम्पेंसेशन के साथ, तो इस कर्ज की भरपाई के लिए सिविल एग्जीक्यूशन होता है। इसका प्रोसीजर होता है कि बिल्डर के एसेट्स, घर का सामान और जरूरत पड़े तो पूरा घर भी बेच दिया जाएगा ऑक्शन सेल में, जब तक आपका कर्ज नहीं भरता। ये कोर्ट के दूसरे भी प्रकार के ऑर्डर होते हैं कि पैसे नहीं, बिल्डर को कहा है कि आप पेपर वर्क्स करो, अग्रीमेंट बनवाओ, कन्वेयंस डीड बनवाओ, कैंसिलेशन डीड बनवाओ, तो एग्जीक्यूशन में डालना पड़ रहा है। मतलब बिल्डर ये पेपर वर्क्स नहीं बना रहे तो बिल्डर के बदले कोर्ट ये डॉक्यूमेंट्स बनाएगी आपके साथ। ये हुआ सिविल एग्जीक्यूशन। और क्रिमिनल एग्जीक्यूशन रेरा में नहीं होता है, सिर्फ कंज्यूमर में होता है। वो वही कंज्यूमर कोर्ट ऑर्डर उसको क्रिमिनल वे में एग्जीक्यूट करवाओ। इसमें बिल्डर को 1 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल हो सकती है, 25,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना भराया जाएगा। और ये जो क्रिमिनल एग्जीक्यूशन है दोस्तों, कंज्यूमर कोर्ट्स इसे हल्के वे में नहीं लेते हैं। बिल्डर को हर हियरिंग, ये क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल एग्जीक्यूशन क्रिमिनल केस होते हैं, हर हियरिंग में बिल्डर को हाजिर रहना पड़ता है। हाजिर नहीं हुए तो परमिशन लेनी पड़ती है एप्लीकेशन के द्वारा। बिल्डर आए नहीं तो उन पर वारंट निकलवा कर उनको या तो कोर्ट में हाजिर किया जा सकता है, पुलिस लेकर आएगी, या तो उनको जेल हो सकता है वारंट के द्वारा। और ये क्रिमिनल एग्जीक्यूशन एकदम क्रिमिनल प्रोसीडिंग होते हैं, और सिविल एग्जीक्यूशन 1-2 हियरिंग में खत्म हो जाते हैं कि कितना कर्ज है, सर्टिफिकेट पास करवाओ, 2 हियरिंग में मैटर खत्म। और ये एग्जीक्यूशन, क्रिमिनल एग्जीक्यूशन में भी रिपीट ऑफेंडर का बल पड़ सकता है। अगर पहले से कोई ऑफेंस कर चुका हो तो इसमें रिपीट ऑफेंडर कहलाएगा और ज्यादा पनिशमेंट होगी, या फिर उसका ये पहला ऑफेंस है और इसके आगे दूसरे केस में इससे ज्यादा पेनल्टी होगी रिपीट ऑफेंडर के माध्यम से। कंज्यूमर कोर्ट के अपील के प्रोविजंस थोड़े टेक्निकल है, बट बेसिकली 30 से लेके 45 डेज, 45 दिन, 30 से लेके 45 डेज तक का टाइम लिमिट होता है। तो दोस्तों, मेरा लेक्चर यहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन एक लास्ट बात आपसे कहना चाहूंगा कि जब रेरा नया नया था तो रेरा ने कई सारे कंज्यूमर के कायदे और जजमेंट रेरा के कोर्ट केस के फैसले में इस्तेमाल किए हैं। कहने का ये मतलब है कि इन दोनों कायदों का सही ढंग से उपयोग करोगे तो कस्टमर को सल्यूशन मिलेगा, और दोनों मैटर में दोनों कायदों का प्लीडिंग्स करो
रेरा में भी कंज्यूमर का प्लीडिंग करो कि कस्टमर को इस प्रकार से बचाया जा सकता है, और कंज्यूमर में भी रेरा के कायदे आप यूज कर सकते हो कि रेरा के अनुसार ये कायदे हैं और ये कंप्लायंस करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इससे मेरा लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच मिथिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और माय प्लेजर सर। मिथिल संपत एक ऐसे युवा है, यूथ है हमारे मुंबई के, महाराष्ट्र के, देश के, जो रेरा और तमाम हाउसिंग कंज्यूमर उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने में इनके पिताश्री श्री विनोद संपत जी का तो काफी नाम है कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए, और कंज्यूमर के बिहाफ पे कंज्यूमर की जो साइड है वो प्रॉपर बताने के लिए। यदि विनोद संपत मुंबई और महाराष्ट्र और देश का एक अभिन्न नाम है जो अवेयर कर रहा है, और आज उन्हीं के सुपुत्र मिथिल संपत जी इसी लाइन पर चल रहे हैं। रेरा के एक्सपर्ट है तमाम, और उपभोक्ता कंज्यूमर्स पे क्या हो सकता है साइट्स पे वो, और रेरा पे क्या किस तरह से आपके अधिकार हैं। तो काफी अच्छा आपने लेक्चर दिया और काफी अच्छा बताया लोगों को अवेयरनेस के लिए। मिथिल जी खूब खूब धन्यवाद, महासेवा की तरफ से, यूनिसेफ की तरफ से, और यूनाइटेड वे आप मुंबई की तरफ से। और हमारे दो बीच में आज जो वक्ता हैं दोनों यूथ हैं, एडवोकेट मिथिल संपत और पूजा सिंधे यूनाइटेड मुंबई की तरफ से। और आपको तमाम जो युवा देश की तरक्की में भागीदारी कर रहे हैं, इन सभी को आपकी तरफ से खूबसूरत लाइन बोल रहा हूँ मैं सर, आपकी तरफ से, वंदेश जी की तरफ से, कि मेहनत करने वालों की सफलता पक्की होती है। मेहनत करने वालों की सफलता पक्की होती है। युवा के हाथ में ही देश की तरक्की होती है। युवाओं के हाथ में ही देश की तरक्की होती है। और ये जो यूथ चेहरा देख रहे हैं आप, मिथिल संपत, पूजा सिंधे, जो बेहतरीन मुंबई और महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप एक ये अवेयरनेस सिलसिला चल रहा फिर से 1.5 साल, और वेबिनार कोरोना काल में, तो आप भी अवेयर होंगे निश्चित ही। किशोर मिर्चंदानी लाजवाब, थैंक यू वेरी मच किशोर जी। और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, और जो इन्विटेशन आपको मिलते हैं वेबिनार्स के, आप उसको स्प्रेड करिए, तो जरूर आप आगे बढ़ेंगे। यूनाइटेड वे मुंबई हो या यूनिसेफ हो, महासेवा हो, मकसद एक ही है, लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना। ये हम वापिस 4th संडे को वापिस ये यूनाइटेड वे मुंबई और साथ ही यूनिसेफ और महासेवा का एक सिलसिला जो जारी रहेगा नेक्स्ट 2nd संडे और 4th संडे। तो आप याद रखिए, आप ब्लॉग कीजिए और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा मैसेज पहुंचाइए। जैसे जो अवेयरनेस हाउसिंग सोसाइटी में अवेयरनेस के मामले हो, या आपको एजुकेट होना, तमाम जो जैसे आज ने मिथिल ने काफी अच्छा अवेयर किया लोगों को रेरा से कैसे आप धोखाधड़ी में, जो धोखाधड़ी की मंशा रखने वाले भी डेवलपर आ जाते हैं क्या, लेकिन आज जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होने जा रहा है, रियल एस्टेट, नोटबंदी, जीएसटी और तमाम जो रेरा जैसे सख्त आने से ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। और ऑर्गेनाइज होने में आप भी कोशिश करें, आप अवेयर हो, एजुकेट होंगे। मैं एक दो शब्द कहना चाहता हूं सुनील जी, आपकी इजाजत हो तो। मेरी ओर से बोली उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जो दोनों युवा हैं हमारे, उनके चेहरे पे जो स्माइल आ गई थी जब आपने बोला था, वही जानकारी देती है कि कितने सक्षम है दोनों। तो आप दोनों युवाओं को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, और प्लीज गो अहेड इन द सेम वे। आई विल स्टार्ट with Madam from United Ways, Pooja ji. Coincidentally, I have been associated with United Ways in as being part of the marathon, Mumbai Marathon. Oh, yes. I have participated Very good to know, sir. 5 times, and at that time I was part of your United Ways association also. So you people are doing a fantastic job. You know, you should continue you like so this much, in sir. all the ways in which you are enriching the lives of people. Keep it up. Congratulations. Thank you so much, sir. So good to know you. Yes, absolutely. Coming back to Mithil, well, Mithil is an exceptionally intelligent person, let me tell you. The way he presents his content matter, I think everybody on the show tends to, at any cost, understand every bit of it. You know, that's very nicely said, Mithil. I can appreciate in the smallest of words. And the best part is because you have a lineage, आपके पास में इतनी बढ़िया लिनिएज है, क्योंकि विनोद जी हैं, आपके बड़े भाई धर्मिन हैं, माता जी हैं, आप सारे ही इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप सब एडवोकेट हैं। सुनील जी, आपको अगर जानकारी हो तो मिथिल जी की मदर हिना जी भी एक एडवोकेट हैं। इन्होंने एडवोकेट होकर
फोर्थ विनोद जी पिलर बोलते हैं ना, और फोर्थ फोर्थ वो पिलर, पिलर्स हैं ये, चारों बिल्कुल एडवोकेट हैं। बिल्कुल। और Yes. चारों की बागडोर जो है, ये पांचवी फैमिली मेंबर जो है वो संभाल रही हैं। धर्मेंद्र जी की पत्नी श्री जो है वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालती हैं। तो ये एक पूर्ण परिवार है इन टर्म्स ऑफ एडवोकेसी जिसे कहते हैं। हर एक ने अपना अपना एक सक्षम एरिया समझ लिया है, जिसमें मिथिल जो है ये कंज्यूमर में बहुत निपुणता दिखा रहे हैं। और जिस तरह से वो रेरा और कंज्यूमर के बारे में हमें जानकारी दे रहे थे, और अंत में जिस तरह से वो आखिरी लाइन जो उन्होंने लिखी थी जो हम सबने पढ़ी होगी, कि रेरा और कंज्यूमर फोरम दोनों को मिला के जब हम काम करेंगे तो it will give the most optimum result, which is very nice of you to say, Mithil. I appreciate, because RERA is still a developing chapter and consumer is an old hand. Allowing both these very strong platforms, you will get very good result. Just one point, Mithil, which I want to add, which I have come across in Yes. the consumer forum. There is a very good application available on the mobile, which is called as a National Consumer Helpline, which has been developed by the consumer forum. So just to add on to the content जो आपने बताया है, people can use this helpline within 7 days. The consumer forum definitely responds back from the helpline, from this application. So maybe people can use this helpline also, this application, which is downloadable on your mobile directly from the Play Store. Am I right, Mithil ji? Yes, sir. Yes, sir. You're absolutely right. This helpline is there. And let me also add to that point that the big companies which have a big brand, big reputation, they are very sensitive and they are the ones who respond quicker and quickly when anyone complains on this website. So if it is a big builder operating in the whole state or many states and they are very conscious about their brand, they take these things very seriously. They respond, the government also responds, and the parties, the private parties also respond very quickly using that. The worry, Mithil ji, is just on a point of discussion. The worry is that generally the bigger builders do not even do something wrong. They generally tend to do right because they have to take care of your reputation. The worry Yes. is of the B grade builders and the C grade builders. You know, I call the Panwala builders. Many of them are the Panwala builders. But even in the Panwala builders, the level they have attained because they've done 3-4 properties, they Yes, face sir. a problem of communication, you see. And that's where consumer forum is supposed to be very effective as compared to RERA as of now. So that's the point which I would want to make very clear. Thank you very much for the opportunity. बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर आपने। जैसे सेबी तमाम शेयर्स वगैरह पे अंकुश, सेबी एक ऐसी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो तमाम शेयर्स और तमाम कंपनियों पे वो अंकुश लगाने के लिए, उसी तरह से रियल एस्टेट पर रेरा एक मजबूत अथॉरिटी से एक अंकुश लगाने के लिए बड़ा नाम है। सर, हमारा यही अटेम्प्ट रहता है कि टेक्निकल भाषा में ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। जो लेमैन है उनको रिजल्ट और सोल्यूशन से मतलब होता है और उसके पीछे कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो हम लोग एकदम सिंपल, सरल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सब जो वेबिनार्स होते हैं, होम बायर जो होते हैं ऑलरेडी उतनी मेहनत करके उनका पैसा लगाते हैं। मुंबई वगैरह में वन ऑफ द हाईएस्ट प्राइसेस इन द वर्ल्ड, दुनिया में से सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज में से एक है अपने मुंबई के यहाँ। तो उन्हें ये जो हम लेक्चर्स वगैरह करते हैं, अवेयरनेस ड्राइव्स वगैरह करते हैं, वो एकदम सिंपल लैंग्वेज लेमैन से लेमैन को भी समझ में आना चाहिए। जो पहले घर ले रहे हैं, पहली बार उनके पैसों बचत कर ले रहे हैं, तो उनको टेंशन फ्री घर मिलना चाहिए। और उनको ज्यादा जो हम क्लाइंट को कहते हैं, वकील कायदे के लिए अब वकील पे छोड़ दो, हम वकील है, आप आपके स्टोरी पे, आपकी जिंदगी पे फोकस करिए, हम आपको राहत दिला देंगे। तो हम उस प्रकार के डायलॉग्स देते हैं कि वी आर देयर, वकील है, कायदा है और वकील है आपके साइड में और आपके पीछे आपका ध्यान रखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। या लोगों के साथ धोखाधड़ी है, लोगों के साथ जो जमा पूंजी होती है, उनकी जमा पूंजी में जो सुकून के लिए, शांति के लिए जो एक घर लेते हैं, घर मात्र ईंटों से बड़ी दीवारों का नहीं होता, वो दिल का कनेक्शन होता है। और यदि दिल का कनेक्ट करना है तो आप खुद एजुकेट अवेयर होइए। अगर एजुकेट हो तो ऐसे जो एक्सपर्ट्स हैं, मिथिल जैसे, विनोद संपत जी जैसे, तमाम जो रमेश प्रभु जी के साथ में टीम है, उन लोगों से ज्ञान लीजिए, कंसल्टिंग लीजिए, फिर ही घर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को, जितने पार्टिसिपेंट हैं, सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।
और मैं आपका दोस्त और होस्ट महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन और साथ ही यूनिसेफ और ऐसी बड़ी संस्था जो बच्चों के लिए काफी साल से काम कर रही है। 1946 से के बाद से जो बच्चों से देश भर में जो दूसरा युद्ध हुआ था उसके बाद से वो यूनिसेफ अवेयरनेस के लिए हमारे साथ जुड़ी और उनके साथ में उनकी एक और एनजीओ यूनाइटेड वे मुंबई पूजा सिंधे। तो बरो निश्चित ही हम इस सिलसिले में आगे बढ़ाते रहेंगे और लोगों को अवेयर करने में कहीं ना कहीं कामयाब होने में कोशिश में बिल्कुल लगे रहेंगे। आप लोगों का शुभकामना चाहिए और आप लोगों इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करें, लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े। इस शुभकामना के साथ में आप सभी से आज के लिए इजाजत लेते हुए एडवोकेट मिथिल संपत और साथ ही पूजा सिंधे का खूब खूब धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो और वंदे जी, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।